डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम हर्षल है और मैं मुंबई का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ पर एक प्रोफेशनल वेडिंग फोटोग्राफर हूँ और मैं हर तरह की शादी का काम लेता हूँ। मैं यहाँ पर बड़ी शादियों की वीडियोस भी बनाता हूँ और छोटी शादियों की वीडियोस भी बनाता हूँ। भले ही यहाँ पर मेरा ज़्यादा नाम नहीं है, लेकिन मैं धीरे धीरे तरक्की करता जा रहा हूँ। जैसे जैसे मेरी जान पहचान बड़े लोगों से हो रही है, मुझे ज़्यादा महंगे काम मिल रहे हैं, ज़्यादा महंगे कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं। मैं यही तो चाहता था। भले ही आज मैं मुंबई शहर का सबसे बड़ा फोटोग्राफर ना कहलाऊं, लेकिन मेरी साख धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और बड़े लोगों की शादियों को अटेंड करके जितनी कमाई होती है उतनी तो 10 छोटी शादियों में भी नहीं होती। इसलिए मैं मौके की तलाश में रहता हूँ। मैं बड़े लोगों से मिलता ही रहता हूँ, उनकी पार्टीज़ में जाता ही रहता हूँ। मैं हमेशा वहाँ पर आपको मिलूँगा ही। मेरे हाथ में हमेशा कैमरा होता है क्योंकि ये मेरी आदत है। जब भी बड़े लोगों की किसी पार्टी में जाओ, कुछ फ़ोटो ज़रूर खींच लो। शायद बाद में उन्हें पसंद आ जाए और वो अगला काम मुझे दे दें। कहीं किसी शादी में मुझे बुला लिया जाए या पर्सनल फ़ोटोग्राफी के लिए मुझे बुला लिया जाए। लेकिन एक और काम था जो मैं किया करता था, वो था जासूसी करना। किसी की भी जासूसी छिपकर मैं उनकी सीक्रेट फ़ोटोज़ खींच लेता था। वो क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, लोग किसी की ऐसी जासूसी करवाना पसंद करते हैं। कभी कभी कई जोड़े एक दूसरे की जासूसी करवाते हैं कि बाहर वो क्या करते हैं। मैं हर तरह का काम करता हूँ, लेकिन इसमें ज़्यादा कमाई नहीं होती और मेहनत तो बहुत ज़्यादा होती है। मैं इस काम को अब छोड़ चुका हूँ क्योंकि मेरी ज़्यादा सोच है कि मैं वेडिंग फ़ोटोग्राफी करूँ। ये दोनों अलग अलग काम हैं, एक जासूसी और एक वेडिंग फ़ोटोग्राफी। मुझे दोनों में से एक का चुनाव करना था और मैंने वेडिंग फ़ोटोग्राफी का चुनाव कर ही लिया। मैं सिर्फ अब यही फ़ोटोग्राफी करता हूँ। अगर कोई मुझे ज़्यादा पैसे देगा, यानी कि बहुत ज़्यादा, तो शायद मैं जासूसी भी कर सकता हूँ, लेकिन साधारण पैसों में मैं उसे करना अब पसंद नहीं करूँगा। वेडिंग फ़ोटोग्राफी में बहुत ज़्यादा कमाई हो रही है। मैं लोगों से इसी तरह से मिलता हूँ, वो मेरे ऑफिस में आते हैं और मुझे वेडिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट देकर जाते हैं। कभी कभी मैं उनके पास जाता हूँ और वहाँ जाकर काम लेकर आता हूँ। लेकिन पहली बार था जब मेरे घर पर एक चिट्ठी आई। चिट्ठी के साथ ही एक बैग भी था। सबसे पहले तो मैंने वो चिट्ठी खोली। उसमें लिखने वाले का नाम नहीं था और वो अपनी पहचान गुप्त रखना चाहता था। उसने मुझे कहा कि मुझे राज दत्त की वेडिंग को अटेंड करना है। राज दत्त हमारे इस शहर का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और मुझे ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि राज दत्त जी ने मुझे बुलाया है। लेकिन जैसे जैसे मैं इस चिट्ठी को पढ़ता जा रहा था, मेरे मन का ये भ्रम भी दूर हो गया। इसे राज दत्त जी ने नहीं भेजा था, बल्कि किसी और ने भेजा था। ये उनके परिवार का मेंबर भी हो सकता है, कोई बाहर से भी हो सकता है। इस चिट्ठी में ये कहा गया है कि मुझे राज दत्त जी के घर में जाना है और उनको ये सरप्राइज़ बताना है। इसमें ये नहीं कहा गया कि ये चिट्ठी किसने लिखी है और इसके पैसे कौन देगा। बस उनके लिए ये सरप्राइज़ है जो वो बाद में खुद अपने मुंह से बताना चाहेगा जब ये पूरी वीडियो बन जाएगी। यानी मैं शादी का पूरा कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर लूँगा। मुझे बस राज दत्त जी के घर जाकर उन्हें यह सरप्राइज़ बताना है। वो खुद ही मान जाएंगे, वो खुद इसको एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। राज दत्त की शादी सोनिया से होने वाली थी। वो 1 साल से बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे और अब वो शादी करने वाले थे। लेकिन कौन सा शुभचिंतक हो सकता है जो इस तरह का गिफ्ट देना चाहता होगा, लेकिन वो बाद में पता ही देगा। मैंने सोचा कि राज दत्त जी के घर पर चलता हूँ, वहाँ जाकर उन्हें बताता हूँ। लेकिन अभी ये चिट्ठी खत्म नहीं हुई थी।
उसके बाद कुछ शर्तें थीं जो मुझे माननी होंगी, तभी ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिलेगा। वो शर्तें थीं कि मुझे सिर्फ इस शादी को ही अटेंड नहीं करना है, इसकी ही पूरी वीडियो और फोटोज नहीं खींचनी है, बल्कि काम उससे बहुत ज़्यादा है। मुझे उसके 1 महीने बाद तक उनकी जासूसी भी करनी होगी। वो दोनों क्या क्या करते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, वो कहाँ पर मिलते हैं, किससे मिलते हैं, हर चीज़ को मुझे नोट करना होगा, उसकी वीडियो बनानी होगी, उसकी फ़ोटोज़ खींचनी होंगी। शायद कोई राज है जो वो जानना चाहता है और इसके बारे में मुझे राजदत्त जी को भी नहीं बताना है। मेरे मन में काफ़ी शंका हो गई थी, आखिर ये कोई उनकी जासूसी तो नहीं करवाना चाहता? क्या उनका कोई दुश्मन तो नहीं? लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ सोच पाता, वो पास में पड़ा बैग जब मैंने खोला तो उसमें 10 लाख रुपए थे। एक बहुत बड़ी वेडिंग जिसे मुझे अटेंड करना था, उसकी वीडियो बनानी थी, उसके 10 लाख बहुत ही ज़्यादा हैं। शायद ये उस जासूसी के लिए भी हैं, ये दोनों के लिए भी हों तो भी काफ़ी ज़्यादा हैं, इसलिए मेरा सोचना नहीं बनता। चुपचाप ये काम करता हूँ, इससे मेरा बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और वैसे भी राजदत्त जी की वेडिंग अगर मैं शूट करूँगा तो मेरा तो बहुत ज़्यादा नाम हो जाएगा। ऐसा मौका मैं छोड़ नहीं सकता। बस उन्हें ये नहीं बताना है कि मैं उनकी जासूसी भी करूँगा, दोनों की। वो क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं। मैं अपनी फाइल उठाकर सीधा राजदत्त जी के ऑफिस पहुँच गया था। मैंने उनसे बात की और वो भी बहुत खुश थे कि मैं वहाँ पर आया हूँ। मैंने उन्हें सरप्राइज़ की बात बताई और ये भी बताया कि जो भी आपको सरप्राइज़ देना चाहता है उसने अपना नाम नहीं बताया है, बल्कि मुझे एक चिट्ठी भेजी है। उसने कहा है कि आप समझ जाएंगे। ये बात मैं आपके परिवार वालों को सबको वहाँ बैठाकर बताऊं, लेकिन मैं सबसे पहले आपके पास आया हूँ ताकि आपको ये बात के बारे में बता पाऊँ। राजदत्त जी बहुत ज़्यादा खुश थे। उनका कहना था ज़रूर ही उनका कोई दोस्त होगा, या ये सोनिया कर सकती है, या उनके पिता कर सकते हैं, घर में कोई भी कर सकता है। मैंने उन्हें कहा कि मेरी पेमेंट हो चुकी है, पहले ही मुझे पैसे मिल चुके हैं, बस मुझे ये काम शुरू करना है। राजदत्त जी मान चुके थे और मैं सबसे ज़्यादा खुश था। अब मुझे इस वीडियो शूट करने से कोई नहीं रोक सकता। बस मुझे उनके घर जाना है, सबको ये बात बतानी है, क्योंकि मुझे ये तक नहीं पता ये सरप्राइज़ दे कौन रहा है, ये कौन हो सकता है। मैं उनके घर गया, सबको मैंने ये बात बता दी। मैं जानने की कोशिश करता रहा आखिर ये कौन हो सकता है। क्या उनकी गर्लफ्रेंड सोनिया हो सकती है, या उनके पिता हो सकते हैं, क्या उनका कोई दोस्त हो सकता है। हर किसी को उनके घर में बुलाया गया था, लेकिन हर किसी का चेहरा देखकर मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये कौन हो सकता है। किसी पर मेरा शक नहीं गया, लेकिन मुझे पैसे मिल चुके थे तो मैं काम तो करूँगा ही। बाद में जब मुझसे वो ये रिकॉर्डिंग्स लेने आएगा तब मुझे पता तो चल ही जाएगा ना। तब वो सरप्राइज सबके सामने आ जाएगा और मुझे भी पता चल जाएगा। मैंने घर पर सबको बता दिया था और तभी राजदत्त जी भी वहाँ पर आ गए। वो मुझे घर पर देखकर थोड़े से हैरान थे, लेकिन वो समझ गए यहाँ पर भी मैं सबको ये बता रहा हूँ। वो खुशी खुशी अपने कमरे में चले गए। मैंने सबको पूरी बात बता दी और पूरा शेड्यूल नोट कर लिया ताकि मैं कुछ भी छोड़ न जाऊं। हर चीज़ मुझे शूट करनी होगी, चाहे वो शादी से पहले वाली सब रस्में हों या शादी के बाद वाली सब रस्में। लेकिन तभी राजदत्त जी के कमरे से अजीब सी आवाज़ आने लगी। वो अंदर चीख रहे थे। सब भागते हुए उनके कमरे की तरफ गए और मैं भी वहाँ पर पहुँच गया। मैंने देखा राजदत्त जी के चेहरे पर बहुत ज़्यादा पसीना आ चुका था। वो घबराए से लग रहे थे और बेड पर बैठे हुए थे। सबसे पहले उनके पिताजी ने पूछा, क्या हुआ बेटा, कुछ हुआ? राजदत्त जी ने कहा, नहीं कुछ नहीं हुआ, आप बाहर जाओ। वैसे ही मुझे थोड़े से चक्कर आ गए थे, आप बाहर जा सकते हैं। मैं जल्दी से कुंडी लगाकर कपड़े बदलना चाहता हूँ, लगता है मुझे ज़्यादा गर्मी लग रही है। उनके चेहरे से पसीना टपक रहा था और उनके हाथ पर एक चोट लगी हुई थी। मैंने सामने वाली दीवार देखी, वहाँ पर भी एक निशान बना हुआ था। ऐसा लग रहा था उन्होंने अपना हाथ दीवार पर दे मारा है।
मैं थोड़ा सा हैरान, लेकिन मुझे भी बाहर जाना था। अमीरों के सामने आप अपनी नहीं चला सकते। मैं चुपचाप बाहर आ गया। सब परिवार वाले भी बाहर आ चुके थे, लेकिन मुझे नहीं पता था क्या उनके लिए ये सामान्य बात है या नहीं। हर कोई इतनी आसानी से बाहर आकर अपनी बातों में खो चुका था जैसे ये बात उनके लिए सामान्य हो। आखिर यहाँ पर चलता क्या होगा? कोई बात नहीं, जैसे ही शादी के सारे प्रोग्राम शुरू होंगे मैं सब कुछ जान ही जाऊंगा। उसके लगभग 10 दिन बाद शादी के प्रोग्राम शुरू हो गए। एंगेजमेंट का प्रोग्राम, बाकी सब रस्में, घर में होने वाली पूजा। मैं हर दिन घर में ही रहता, हर चीज़ शूट करता ही रहता। कई नई रस्में जोड़ी गई थी जिसमें सोनिया जी भी वहाँ पर आ रही थी। मैंने सोनिया जी के घर पर भी 2 फोटोग्राफर छोड़े हुए थे। मैं उन्हें किराए पर लेकर आया था और वो वहाँ पर हर शूट को अंजाम दे रहे थे। इकट्ठे भी बहुत सारे शूट हो रहे थे और अब मुझे धीरे धीरे इस घर की नई चीज़ें पता लग रही थी। मैंने देखा राजदत्त जी को कोई ना कोई तो परेशानी है या उन्हें कोई बीमारी है। वो अपने कमरे में कई बार चिल्लाने लगते हैं, चीज़ों को तोड़ना शुरू कर जाते हैं। उन्हें कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं। किसी पर अगर वो गुस्सा हो जाएं तो उठाकर कोई चीज़ उस पर फेंक भी सकते हैं। कभी कभी वो अपने आप बेहोश हो जाते हैं और जब उठते हैं तो उन्हें घंटों पिछली यादें होती ही नहीं। वो जैसे ये जानना चाहते हैं कि सुबह का अब तक मैं क्या कर रहा था, मुझे कुछ याद क्यों नहीं। मुझे पता नहीं था ऐसी कोई बीमारी भी होती है जो स्वभाव में इतना बदलाव ला देती है, या वो कोई नशा कर रहे हैं। मैंने धीरे धीरे शूटिंग करते हुए घर के कई लोगों से पूछने की कोशिश की। हर कोई अलग सा जवाब दे रहा था, लेकिन सबका मानना था राजदत्त जी कभी नशा कर ही नहीं सकते। जिंदगी में वो हमेशा सफल बनना चाहते हैं और इन चीज़ों से दूर रहते हैं। जिंदगी में उन्होंने कभी शराब तक नहीं पी है और ऐसी चीज़ उनके दिमाग पर असर कर ही नहीं सकती। लेकिन पिछले 4 महीनों से वो ऐसी हरकतें करना शुरू कर चुके हैं। पिछले साल वो सोनिया से मिले थे, उसके बाद से उनकी ज़िंदगी बदलती गई, लेकिन पिछले 4 महीने से उनके साथ कुछ हो रहा है। सोनिया भी कुछ तो जानती है, लेकिन वो हमें भी ये बताती नहीं। राजदत्त भी जानता है उसे जैसे कोई बीमारी है या कोई परेशानी है, वो भी घर में किसी को इस बारे में नहीं बताता। तुम पूछकर देख लो, अगर सोनिया तुम्हें कुछ बताती है या राजदत्त तुम्हें कुछ बताता है। हर कोई मेरी तरफ देख रहा था। मैं जब भी उससे कोई सवाल करता, वो मेरी तरफ ऐसे नए बयान देना शुरू कर देते जैसे मैं खुद जाकर उनसे पूछ लूं तो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे हर कोई राजदत्त जी से डरने लगा था। मैंने यहाँ घर पर आकर एक चीज़ तो शुरू कर दी थी। हर समय मैं कैमरा अपने पास रखता था। कोई भी शूट मिल जाए मैं उसे करना चाहता। रात को कोई गार्डन में घूम रहा होता, मैं उसे भी शूट करता। राजदत्त जी शाम के समय सैर करना पसंद करते, मैं उसे भी शूट करता। किसी भी चीज़ की कहानी बनाकर अगर मैं उसे वीडियो में डाल दूंगा तो ज़्यादा अच्छी बनेगी। मैं क्रिएटिव आइडियाज़ ढूंढ रहा था ताकि बाकियों से कुछ अलग कर पाऊँ। कैमरा मेरे पास रहता और उनका घर इतना बड़ा था जैसे एक बड़ी सी हवेली हो। वहाँ घूमते घूमते आप गुम भी हो सकते हैं और इतने सारे मेहमान घर में आ चुके थे। हर कमरा भरा भरा सा लग रहा था, कुछ इलाके खाली से लग रहे थे। बाहर गार्डन भी इतना बड़ा था, आगे जो कॉलोनी पड़ती थी उसे भी खाली करवाया जा चुका था। वहाँ पर घरों में भी मेहमानों को रखा गया था। मेरा कमरा भी राजदत्त जी के कमरे के काफ़ी पास था। मैं रात के समय राजदत्त जी के कमरे के पास से आवाज़ें सुनता, जैसे बाहर कोई घूम रहा हो। क्या सिक्योरिटी गार्ड बाहर आकर घूम कर जाता है? अपने आप सामान गिरता जो सुबह मुझे गिरा हुआ नहीं मिलता, जैसे उसे कोई संभाल लेता होगा। आज रात मैं बाहर निकलकर ये देखने की कोशिश करूँगा कि बाहर कौन घूमता है। यहाँ रात के समय कोई चोर तो नहीं आता, चोरी करने के लिए वो यहाँ पर घूमता तो नहीं रहता।
मैं बाहर निकल चुका था और आज मैं बरामदे में घूम रहा था। वहां घूमते घूमते वो हर चीज देखने की कोशिश कर रहा था जो गिरती होगी। वहां गिरने वाली ज्यादा चीजें नहीं थी। बड़े बड़े गमले, बड़ी बड़ी पेंटिंग्स लगी हुई थी। वहां नक्काशी वाली चीजें भी दीवारों पर टांगी गई थी। कई पुराने दिए जो लकड़ी के लग रहे थे, उन्हें भी इस तरह से लटकाया गया था कि अगर वो उजाला करें तो काफी सुंदर लगे। लाइटिंग भी छत पर की गई थी और वो मॉडर्न नहीं बल्कि एंटीक लाइटिंग थी। मैंने हर जगह देखा, मुझे सब कुछ साधारण लगा। बाहर घूमता कोई लगा ही नहीं, बल्कि बाहर तो मैं घूम रहा था। लेकिन मैं जैसे ही राजदत्त जी के कमरे के पास से गुजरता, ऐसा लगता वहां पर हवा चलना शुरू हो जाती है, वहां पर पत्ते हिलना शुरू हो जाते हैं। वहां दरवाजे के नीचे से मुझे कभी कभी लाल रंग की रोशनी नजर आती है जो बाहर तक आती है। कभी सफेद रंग की काफी तेज रोशनी के जैसे झटके से लगते हैं, जैसे वो चमकती है बिल्कुल बिजली की तरह और बंद हो जाती है। कभी कभी मुझे राजदत्त जी के कमरे के अंदर से आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई बैठा बुड़बुड़ा रहा हो। मैं काफी देर तक ये सुनता जा रहा था। ऐसा लग रहा था वहां पर कुछ है। वहां पर पैरों की आवाज आ रही थी, कोई नीचे चल रहा था। राजदत्त जी के कमरे के अंदर से 2-3 लोगों के चलने की आवाज आ रही थी, बोलने की आवाज आ रही थी। हो सकता है कोई उनके कमरे के अंदर पहुंच आया हो। क्या मुझे अंदर जाकर देखना चाहिए? मैंने कैमरा ऑन कर लिया था। मैं थोड़ा डरा हुआ था। मैंने रिकॉर्डिंग भी की कि राजदत्त जी, बाद में अगर मुझसे ये गलती हो जाए तो माफ़ कर देना, लेकिन मुझे लग रहा है आपके कमरे के अंदर छिपकर कोई आता है, कोई शायद चोरी करके ना जाता हो, आपको इसके बारे में पता ना हो। मैंने वो दरवाज़ा खोला, अंदर से कुंडी नहीं लगी हुई थी। मैंने सामने देखा, वहाँ पर अजीब सी लाल रंग की रोशनी नीचे बल्ब से निकल रही थी, लेकिन ये उतनी तेज़ रोशनी नहीं थी जो बाहर तक आई थी, वो शायद अलग थी। राजदत्त जी आईने के सामने खड़े थे और उनकी आंखें बंद थीं, जैसे वो खड़े होकर सो रहे हों। आसपास मैं नज़र मार रहा था, मुझे कोई नज़र नहीं आया। तभी राजदत्त जी पीछे को मुड़े। उनकी आंखें जैसे ऊपर को चढ़ चुकी थी, सफ़ेद आंखें नजर आईं और उनके बाल भी हवा में जैसे उड़ने लगे थे। वहाँ पंखा लगा था जो नहीं चल रहा था, लेकिन कमरे के अंदर जैसे हवा चलना शुरू हो गई थी। मुझे ऐसा लगा जैसे उस कमरे का सामान हिलना शुरू हो गया था, हर चीज़ नीचे गिरना शुरू हो गई थी। मुझे लगा जैसे उस कमरे में कोई शैतानी शक्ति आ गई हो। तभी राजदत्त जी अचानक गुस्सा हो गए। वो थोड़ा करीब आए और उनके चेहरे पर पूरी रोशनी पड़ना शुरू हुई। मुझे वो कोई इंसानी चेहरा नजर नहीं आया। चेहरा थोड़ा पतला सा लग रहा था। उनके दांत बाहर को निकले हुए थे, जैसे उन्हें कोई मिर्गी का दौरा पड़ा हो। उनकी टांगें थोड़ी अकड़ी हुई थी और उन्हें चलने में परेशानी हो रही थी। आंखें ऊपर की तरफ चढ़ी हुई थी और वो भागते हुए मेरी तरफ आए। सामान मुझ पर फेंकना शुरू हो गए। मैं डर गया था। मैं बाहर निकला। मैंने वो दरवाज़ा लगाया और मैं अपने कमरे के अंदर आ गया। मुझे अपने कमरे के अंदर से भी चीज़ें हिलती हुई सुनाई दी। मुझे लगा जैसे किसी शैतानी शक्ति ने मेरा पीछा किया हो। उस रात मैं सो नहीं पाया। मेरे मन में ये भी ख्याल था, क्या ये सच में कोई भूत प्रेत है जिसने मेरा पीछा किया है, या राजदत्त जी मेरे कमरे में आकर मुझे बोलेंगे तो नहीं कि मैं उनके कमरे में गया क्यों। लेकिन उन्हें मैं ये बात नहीं बता सकता कि मैं वीडियो फोटोग्राफी के साथ साथ उनकी जासूसी भी कर रहा हूँ। मुझे हर चीज़ नोट करनी है, हर चीज़ की फ़ोटो खींचनी है। मैंने कमरे में हो रही इन घटनाओं की वीडियो भी बना ली थी। मुझे थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन इस वीडियो को मैं छिपा कर रखूँगा। बाद में मुझसे मांगी जाएगी तो मैं दूंगा। जो भी जासूसी करवा रहा होगा मैं सिर्फ उसे ही दूंगा। अगली सुबह मैं राजदत्त जी के पास गया। घबराया हुआ मैं उन्हें बताना चाहता था कि कल रात मैं कमरे में आया था। अगर उन्हें सब याद होगा तो वो मुझ पर गुस्सा हो सकते हैं। मैं पहले ही माफ़ी मांग लूँगा, उसके बाद उन्हें ज़्यादा गुस्सा होने ही नहीं दूंगा। लेकिन उनके कमरे में जाकर जब मैं उनसे बातें कर रहा था तो बिल्कुल सामान्य तरीके से वो बात कर रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने उनसे कहा, सर
कमरे के बाहर मुझे कभी कभी आवाज़ें सुनाई देती हैं। आपके कमरे से रोशनी नजर आती हैं। मुझे नहीं पता आप रात को भी जागते रहते हैं, लेकिन आपसे मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा। कल रात मैंने आपका दरवाज़ा खोला था और आपको देखा था। आप गुस्सा तो नहीं हुए ना? आप कल रात थोड़ा गुस्सा हो गए थे, आपने मुझ पर चीज़ें फेंकी थी, आज तो नहीं आपको गुस्सा? राजदत्त जी हैरान हो गए थे और उन्होंने वो दरवाज़ा बंद कर दिया ताकि कोई सुन ना पाए। उसके बाद मुझे पलंग पर बिठाया और मुझे कहा, इस चीज़ के बारे में किसी को बताना नहीं। बाहर किसी को इस चीज़ के बारे में पता नहीं लगना चाहिए। तुम्हें थोड़ा बता देता हूँ, मुझे थोड़ी सी परेशानी हो रही है। मेरे शरीर में बदलाव हो रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मेरे साथ हो क्या रहा है। 4 महीने पहले से ये हो रहा है और मुझे माफ़ करना, मैं पूरी बात बता नहीं पाऊँगा, लेकिन इसे भी एक राज ही रखना। कम लोगों को इसके बारे में पता है, बस मैं इतना ही बता पाऊँगा। मैं उस कमरे से बाहर तो आ गया था, लेकिन मुझे पूरा यकीन नहीं था कि राजदत्त जी के साथ यही हो रहा है। ये कोई साधारण परेशानी नहीं लगती, जैसे किसी प्रेत ने उन पर कब्जा कर लिया हो। जब मैं बाहर आ चुका था तो अंदर से 2 लोगों के बोलने की आवाज़ सी आ रही थी। ये आवाज़ ऐसा लग रहा था एक ही गले से निकल रही है, लेकिन ये आवाज़ें दोहरी थीं, जैसे एक गले से एक लड़की और एक लड़के की आवाज़ आ रही हो। इसके बाद शादी की सभी रस्में चलती गई। शादी तक पहुंच गए थे हम और मैं शादी में भी वीडियो बनाता रहा। कई लड़के जो मेरे साथ काम कर रहे थे वो भी मुझसे पूछ रहे थे कि कभी कभी राजदत्त जी को इतना गुस्सा क्यों आ जाता है। वो गुस्से में चीज़ें फेंकना शुरू कर देते हैं। कभी कभी वो सोनिया जी से लड़ने लगते हैं, ऐसी लड़ाई जैसे वो उनसे कभी बात नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही वो कमरे से बाहर आते हैं बिल्कुल सामान्य सी स्थिति हो जाती है। हर कोई मुझसे जानना चाहता था, लेकिन मैं भी उन्हें जवाब नहीं दे सकता था। पूरा जवाब तो मेरे पास भी नहीं था। क्या ये भूत प्रेत का काम था या उनकी दिमागी हालत सही नहीं थी? मुझे भी इसका जवाब चाहिए था। उन सबको मैं ये भी नहीं बता सकता था कि मैं राजदत्त जी की जासूसी कर रहा हूँ, लेकिन शादी के बाद से अब मुझे दोनों की जासूसी करनी होगी। दोनों कहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर क्या करते हैं। इसके बाद वो हनीमून पर मालदीव गए और मैं भी छिपता छिपाता वहाँ तक पहुँच ही गया। वहाँ पर वो बड़े अच्छे तरीके से रह रहे थे, लेकिन कभी कभी बीच पर उन दोनों में काफ़ी लड़ाई सी हो जाती। वो एक दूसरे पर चीज़ें फेंकना शुरू कर देते। मुझे नहीं पता था सोनिया मैडम भी ऐसा करती होंगी, लेकिन वो भी सामान फेंकना शुरू कर देते हैं। लेकिन दिन के वक्त तो सिर्फ ऐसा होता है, रात के वक्त तो राजदत्त जी बदल से जाते हैं। उनकी आंखें ऊपर को चढ़ जाती हैं, उनके शरीर में ज़्यादा शक्ति सी आ जाती है और वो सोनिया मैडम को थप्पड़ मारना शुरू कर देते हैं। कभी कभी मन करता है मैं उन्हें रोकूं। वो एक औरत पर हमला कर रहे हैं, मेरा फ़र्ज़ बनता है मैं उसे बचाऊं, लेकिन मेरा काम मुझे इसकी इजाज़त नहीं दे रहा था। मुझे छिपकर ही रहना था। मुझे उनकी जासूसी करनी थी सिर्फ 30 दिनों के लिए। लगभग 10 दिनों तक मैं वहीं पर रहा, उनकी हर हरकत को कैद करता रहा। मैंने हर जगह पर कैमरे लगाए हुए थे। उनमें ज़्यादा लड़ाई हो रही थी। रात के वक्त राजदत्त जी अब और ज़्यादा हिंसक होने लगे थे। वो कांच की बोतलें भी सोनिया मैडम पर फेंकना शुरू हो गए थे और 10वें दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी सोच भी बदल दी। उस रात राजदत्त जी और सोनिया मैडम अपने कमरे में टीवी देख रहे थे। मैं पास के कमरे से वहां लगाए कैमरों से सब कुछ देख रहा था। मैंने देखा कि राजदत्त जी पहले तो अपने बेड पर लेटे हुए थे, वो टीवी देख रहे थे। सोनिया मैडम वहां पर ही बैठी टीवी तो देख रही थी, लेकिन वो जैसे रो रही थी। इसके बाद मैंने देखा राजदत्त जी अचानक हिंसक होना शुरू हो गए, लेकिन उससे पहले उनका शरीर अजीब तरह से कांपता। हर रोज मैं देखता उनका शरीर पहले कांपता, जैसे कोई आत्मा उनके शरीर के अंदर आ जाती हो। उसके बाद उनका स्वभाव बदल सा जाता। वैसे वो कभी गुस्सा नहीं करते, लेकिन उस तरह कांपने के बाद वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाते। आज हालात बदल गए थे। उन्होंने अपने उस ड्रॉर से अपनी गन निकाल ली थी।
वो गन उन्होंने सोनिया मैडम पर तान दी थी और अब मेरे हाथ पैर भी फूलना शुरू हो गए। मुझे लगा आज तो मुझे ये सब रोकना ही होगा। वो काफ़ी देर तक उस गन को उसी तरह से ताने रखे हुए थे। उसके बाद वहाँ पर वो बार बार गोली चलाने की जैसे कोशिश कर रहे थे। मुझे नहीं पता गोली चल क्यों नहीं रही थी, लेकिन उन्होंने काफ़ी कोशिश की। शायद उसमें गोलियां ना हो या उनका शरीर ऐसा करने नहीं दे रहा हो। उसके बाद उन्हें जैसे पता लग गया था कि वहाँ पर कैमरा लगा है, लेकिन कैसे, कोई कैसे पता कर सकता है। वो कैमरे अपने आप बंद हो गए, लेकिन कैसे हुए मुझे भी पता नहीं। कोई उस कैमरे के पास आया ही नहीं। उसके बाद जब मैं भागता हुआ उनके कमरे में पहुंचा तो वहां हालात बदल चुके थे। वहां सामने राजदत्त जी की लाश पड़ी थी और खून से सनी सोनिया मैडम पास में बैठी हैरानी से मुझे देख रही थी। उन्होंने गन मेरी तरफ फेंक दी और कहा, मैंने ये गोली नहीं चलाई, मुझे नहीं पता। वो मुझे गले से दबोचकर मारने की कोशिश कर रहे थे और मेरे हाथ में गन कैसे पहुंच गई मुझे नहीं पता। मैंने भी वो गोली चला दी। सोनिया मैडम ने अपने बचाव के लिए गोली चलाई थी, लेकिन वहां पर हुआ क्या मुझे भी पूरी तरह से पता नहीं। लेकिन उसके बाद सोनिया मैडम भी जमीन पर जैसे तड़पना शुरू हो गई। उनका शरीर भी कांपना शुरू हो गया था। उनकी आंखें ऊपर को चढ़ गई और वो मेरी तरफ सामान फेंकने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो आत्मा उनके शरीर में आ गई हो। वहां हुआ क्या था मुझे पता ही नहीं लगा, लेकिन मैं उस कमरे से बाहर की तरफ भागा। मैं अपनी जान बचाना चाहता था। सोनिया मैडम ने मेरा पीछा करने की कोशिश की, लेकिन मैं अपने कमरे में आ चुका था। उन्होंने दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की। वो सोनिया मैडम थी या उनके अंदर वो शैतान, मुझे पता नहीं, लेकिन वहाँ कुछ ना कुछ तो हो रहा था। काफ़ी देर ऐसा हुआ, जिसके बाद वहाँ सन्नाटा सा छा गया। बाहर से लोगों की आवाज़ें आने लगी, भीड़ जुटना शुरू हो गई थी। मैं कमरे से बाहर निकला, डरा सहमा सा इधर उधर देखने लगा। मैंने कहा, वहाँ एक कत्ल हुआ है। हाँ, मैंने देखा वहाँ एक कत्ल हुआ है। सोनिया मैडम एक तरफ बैठी रो रही थी। उनकी नज़र मुझ पर पड़ी। वो शायद जानती थी कि मैं ये सब जानता हूँ। वहाँ उनकी आंखों में आंसू थे और उन्हें लोगों ने घेरा हुआ था। सोनिया मैडम ने खुद कहा, ये गोली मेरे हाथों से चली है, लेकिन मुझे इसका पूरा पता नहीं। हम इस कमरे में अकेले थे। उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की। मेरे हाथ में बंदूक थी। वो कब चली मुझे नहीं पता। हम में हाथापाई हुई, लेकिन गोली मेरे हाथों ही चली, मुझे पता नहीं। वहाँ पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया था और मैं एक ऐसा गवाह था जिसके पास बहुत ज़्यादा सबूत भी थे, लेकिन वहाँ हुआ क्या मुझे पूरा पता नहीं। उस लाश के साथ सोनिया मैडम और मैं भी भारत आ चुका था। उन्हें पुलिस ने पकड़ रखा था और उस लाश की फॉरेंसिक रिपोर्ट आने वाली थी। उन पर कोर्ट में केस चलने वाला था। मैं एक ऐसा गवाह था जिसके पास सबूत थे और मैं जानता नहीं था उन सबूतों को बाहर लेकर आऊं या नहीं। क्या उससे कोई फ़ायदा होगा या नहीं, और क्या जिसने मुझे इस काम पर लगाया है वो ऐसा करने देगा या नहीं। सोनिया मैडम का एक वकील था, वो हमेशा उनके साथ रहता। मैं भी अब सोनिया मैडम से बात करने लगा था, लेकिन मैं उन्हें भी ये पता नहीं रहा था कि मेरे पास उनकी सभी वीडियोस हैं। मैं पूरा सच जानता हूँ, बस उस कमरे में हुई उस घटना के बारे में नहीं जानता, क्योंकि कैमरे बंद हो गए थे। मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन कैमरे में कुछ रिकॉर्ड हुआ भी, इसके बारे में भी सोनिया मैडम को पता नहीं था। मैं जासूसी वाली बात तो उन्हें बता ही नहीं पाया था। उनके वकील ने मुझे काफ़ी कुछ कहा, मुझे गवाह बनने के लिए कहा। मुझे ये कहना होगा कि उनके शरीर में आत्मा आती थी या राजदत्त जी पागल हो चुके थे। मुझे इस सच्चाई को बाहर लाना ही होगा। लेकिन मुझे थोड़ा सा डर था और मैं अब सोनिया मैडम से हर रोज़ बात करने लगा था। मैं उनके पास जाता, उनसे जानना चाहता आखिर क्या हुआ था उनके साथ, जो 4 महीने पहले से ऐसी हरकतें शुरू हो गईं।
उन्होंने भी ऐसी आत्मा को अपने शरीर में प्रवेश करवाया था। आखिर वो तो कुछ जानती होंगी। काफ़ी देर वो बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन अंत में उन्होंने मेरे सवालों के जवाब देना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि 6 महीने पहले जब से उन्हें वो पुराना बक्सा मिला है, तब से उनके साथ ये सब होना शुरू हो गया है। उस पुराने बक्से में वो छोटी सी अंगूठी थी। उस अंगूठी को देखते ही उनके साथ ये सब शुरू हो गया और 4 महीने पहले से जैसे किसी आत्मा ने राजदत्त के शरीर के अंदर प्रवेश कर लिया। मैं जानता था यहाँ किसी न किसी आत्मा का खेल चल रहा है, लेकिन मैं पूरी सच्चाई जानना चाहता था। उनका वो वकील मुझे ये काम सौंपना चाहता था कि मैं इसकी पूरी सच्चाई बाहर लेकर आऊं। उसने मुझे अच्छे पैसे ऑफर भी किए तो मैं मान गया। मैं उस बक्से की पूरी सच्चाई बाहर ला सकता था, लेकिन मुझे सोनिया जी से हर सवाल करना होगा। आखिर वो बक्सा उनके पास कब से आया? आखिर उन दोनों की जान पहचान कब हुई? उस बक्से का राज क्या है? इन दोनों के प्यार का राज क्या है? हर चीज़ मुझे बतानी ही होगी। तब सोनिया जी ने मुझे हर चीज़ बताना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि राजदत्त जी सोनिया के पिताजी को जानते थे। उन दोनों ने काफ़ी बिजनेस शुरू किए। उन्होंने काफ़ी ज़मीनें खरीदी थी। राजदत्त ने उनके पिता की पुश्तैनी ज़मीन भी खरीद ली थी, लेकिन वो जान पहचान के कारण कम पैसों में खरीदी थी। लेकिन सोनिया के पिताजी ने उन पैसों को बर्बाद कर दिया, उन्हें कहीं पर लगाया और वो बिजनेस डूबते गए। हर पैसे का उधार पड़ता गया और वो एक तरह से कर्ज में डूब गए, जिस कारण उनकी मौत हो गई। सोनिया जी राजदत्त जी से 10 साल छोटी है। वो उन्हें काफ़ी पहले से जानती है, लेकिन उनका प्यार 1 साल पहले परवान चढ़ा। उसके बाद से राजदत्त जी ने उनकी काफ़ी मदद करना शुरू कर दी। वो ज़मीन भी उनके नाम करवा दी। उसके बाद धीरे धीरे उनके कर्ज भी खत्म हो गए। लेकिन उनकी वो पुश्तैनी ज़मीन जिसे राजदत्त ने खरीद लिया था, उसमें से एक लकड़ी का बक्सा निकला था। इस बक्से को हमारी पुश्तैनी जायदाद माना जा रहा था, लेकिन राजदत्त उसे खोलना चाहता था। उसने उसे खोला भी, लेकिन उसे खोलते ही वो सोने की अंगूठी निकली, जिसे देखकर राजदत्त बहुत खुश हो गया। लेकिन उसे छूने के बाद से उसके शरीर में बदलाव आना शुरू हो गए। वो हिंसक होना शुरू हो गया। शुरू में उसे लगा कि शायद वैसे ही कोई बीमारी के कारण या काम के दबाव के कारण वो ऐसा कर रहा है, लेकिन रात को अपने आप उसे आत्मा नजर आने लगी। सोनिया मैडम ने खुद महसूस किया था कि उनके शरीर के अंदर भी वो आत्मा आई थी। वो कई तांत्रिक के पास घूम चुके हैं, लेकिन उन्हें इसका छुटकारा नहीं मिला। वो इन बातों को बाहर भी बता नहीं सकते थे, इसलिए छिपा कर रख रहे थे। मुझे जब सोनिया मैडम ये बातें बता रहे थे, कई बार ऐसा लगा जैसे उनके शरीर के अंदर वो आत्मा प्रवेश कर रही हो। बार बार उनका शरीर कांपता, उन्हें गुस्सा आना शुरू हो जाता, लेकिन वो खुद पर कंट्रोल करती। बार बार ऐसा लग रहा था वहाँ कोई ना कोई चीज़ तो है। वो बार बार हिंसक होने की कोशिश कर रही थी। मैं उनसे हर बात पता करता जा रहा था, लेकिन उनके शरीर में आ रही वो आत्मा जैसे कुछ बताने नहीं देना चाहती थी। उन्होंने धीरे धीरे मुझे हर राज बताया। उन्होंने कहा कि राजदत्त ने उस अंगूठी को किसी को दिया था, लेकिन उसके बाद काम के कारण उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं कर पाया। तभी से उसके शरीर में ऐसी आत्मा का प्रवेश होता रहा और वो इससे छुटकारा पाने की कोशिश करता रहा। कई तांत्रिकों को इसके बारे में बताया गया, कई लोग मारे गए। इस शक्ति से बचना बहुत मुश्किल है और उस रात राजदत्त के अंदर भी वो शैतान आ गया था। उसकी वो काली आंखें और उसके शरीर से निकल रहा धुआं, वो गोलियों से मुझे भूनना चाहता था। हम में झड़प हुई, वो गोली चला नहीं पा रहा था। मैं उसे बार बार कह रही थी, हमारे प्यार को याद करो, गोली मत चलाना। लेकिन उसके बाद उसने वो पिस्तौल को मेरी तरफ फेंक कर मारा और मेरा गला घोंटने की कोशिश की। मेरे हाथ में वो पिस्तौल लग गई। मुझे नहीं पता, मेरा शरीर भी बहुत कमज़ोर सा पड़ गया था, जैसे वो मुझे मार ही देगा। मेरे हाथ अपने आप चले थे। मेरे हाथ से वो 5 गोलियां कब चल गईं मुझे नहीं पता। शरीर के हर हिस्से पर मैंने जैसे गोली मारी
और वो वहीं पर मर गया। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने बाद में पिस्तौल भी फेंक कर एक तरफ गिरा दी थी। मुझे नहीं पता मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों आ रहा था, लेकिन मन कर रहा था और चीज़ें उठाकर उस पर फेंकूं, उसकी लाश को भी छोटे छोटे हिस्सों में काट दूं। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो आत्मा मेरे शरीर से निकली तो मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ। मैंने अपने हाथों से राजदत्त को मार दिया था। इसके बाद सोनिया मैडम रोना शुरू हो गई। मैं समझ गया था ज़रूर उस बक्से के अंदर कोई ना कोई राज दफन है। मैं जानना चाहता था वो बक्सा कहाँ है। सोनिया मैडम ने बता ही दिया, वो बक्सा उनके कमरे में पड़ा है। उस बेड के नीचे एक बड़ा सा संदूक है, उसके अंदर उस बक्से को बंद करके रखा गया है। वो अंगूठी कहाँ है वो तो उसे भी नहीं पता। इस शब्द को कहते ही जैसे सोनिया मैडम अपने आप तड़पना शुरू हो गई थी। उनके शरीर से भाप सी निकलना शुरू हो गई और वो गुस्सा होना शुरू हो गई। मैंने उनकी ऊपर की तरफ चढ़ती हुई आंखें देखी। वो उसके बाद मुझे मारने की कोशिश कर रही थी। उनका वो वकील उन्हें रोक रहा था। बाहर से एक पुलिस वाला आया, उसने भी मैडम को संभाला। मैं जल्दी से वहां से बाहर की तरफ भागा। मुझे वो चीखें सुनाई दी। सोनिया मैडम कह रही थी, उसे हाथ मत लगाना, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसे वापस मत लेकर जाना, मैं आज़ादी चाहता हूँ। सोनिया मैडम बार बार ये कह रही थी और मैं जानता था मुझे क्या करना चाहिए। मैं सबसे पहले तो इस चीज़ का पता लगाने में लग गया, आखिर वो अंगूठी कहाँ पर होगी। हर चीज़ का पता लगाया और एक दिन में ही मैं जान गया कि वो अंगूठी उस ज्वेलर के पास पड़ी है। उस अंगूठी के बारे में जानने के लिए मैं वहाँ पर पहुँचा तो उस ज्वेलर ने बताया वो सोने की अंगूठी नहीं है, बल्कि तांबे की कोई पुरानी सी अंगूठी है जिसे राजदत्त जी यहाँ पर छोड़ गए थे। वो कहकर गए थे कि ये सोने की अंगूठी कितनी महंगी हो सकती है। वो इसे बेचना चाहते थे, लेकिन बाद में पता चला कि ये तो तांबे की अंगूठी है और वो इसे वापस तक नहीं लेने आए। मैं उस अंगूठी के बारे में और चीज़ें जानना चाहता था। मैं घुमा कर कहने लगा, आपको लगता है कि इस अंगूठी में कोई शक्ति है? इसे छूने के बाद क्या आपकी किस्मत में कोई बदलाव आए हैं? वो ज्वेलर बार बार कह रहा था, नहीं, ऐसी साधारण अंगूठियां उनके पास आती रहती हैं। ये डिज़ाइन ज़्यादा पुराना नहीं है, ये 5 से 6 साल पुराना डिज़ाइन लगता है। मैं थोड़ा सा हैरान हुआ, क्या सच में 5 से 6 साल पुराना डिज़ाइन होगा ये? तांबे की अंगूठी, लेकिन ये तो मैडम की पुश्तैनी अंगूठी है जो ज़मीन से निकली थी। मैंने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा, लेकिन मैंने एक कपड़े में उस अंगूठी को लपेट लिया। उसके बाद मैं उनके घर में पहुंचा और उस संदूक से उस बक्से को निकाल लिया। मैं उसे छूना नहीं चाहता था। मैं जानता था ऐसे बक्से शापित होते हैं, उनमें कोई ना कोई आत्मा होती है और ये आत्मा तो इतनी शैतानी है, मैं उसे देख चुका था। मैंने उस अंगूठी को उसी बक्से में रख दिया और उसी बक्से को उसी ज़मीन में गाड़ दिया जहाँ से उसे निकाला गया था। मुझे लग रहा था वो शैतानी आत्मा अब तो ज़मीन में दफन हो जाएगी, कहीं वो सोनिया मैडम की ज़िंदगी ना ले ले। लेकिन वहाँ पर जैसे आंधी सी चलना शुरू हो गई। ये बारिश का मौसम था। मैं वहाँ से जल्दी से निकला और सोनिया मैडम के पास पहुँच गया। उन्होंने मुझे बताया उन्हें थोड़ा थोड़ा हल्का महसूस हो रहा है। कुछ दिनों बाद उनकी हियरिंग थी और वहाँ जज के सामने सारे सबूत स्पष्ट थे। सोनिया मैडम को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी थी, क्योंकि उनके बचने के कोई आसार नहीं थे। कोई नहीं मानता कि किसी शैतान, किसी आत्मा ने ऐसा किया होगा। और बार बार सबूत सबके सामने आ रहे थे कि सोनिया मैडम ने जानबूझकर राजदत्त जी को मारा है। मैं जानता था मैं उन्हें बचा सकता हूँ। क्या मुझे वो वीडियो वहाँ पर लानी होगी? क्या मुझे ये करना चाहिए? क्या वो चिट्ठी लिखने वाला ये पता कर पाएगा? सोनिया मैडम का मासूम चेहरा मैं देख रहा था। मुझे लगा जिंदगी में मुझे कुछ करना चाहिए। इस अच्छी चीज़ को मैं कर सकता हूँ और मैं उस फुटेज को वहाँ पर ले आया। शादी से पहले की फुटेज से लेकर शादी के बाद की फुटेज और उस कमरे की फुटेज भी वहाँ अदालत में रखी गई और सब देखकर हैरान थे। राजदत्त जी की हालत काफ़ी ख़राब लग रही थी। बार बार उन्हें जैसे गुस्सा आता
उनके शरीर में जैसे आत्मा आती, घर में चीजें अपने आप गिरने लगती, उसकी फुटेज भी मेरे पास थी। सामान गिरता। अदालत ने देखा कि किस तरह से उस फुटेज में राज दत्त जी हिंसक हो रहे थे, उनके शरीर में वो आत्मा आ रही थी, लेकिन अदालत में आत्मा को साबित नहीं किया जा सकता। उस कमरे की फुटेज देखकर सब हैरान थे, कैसे राज दत्त जी सोनिया मैडम को मारने की कोशिश कर रहे थे। वो बहुत गुस्से में थे और उसके बाद की फुटेज नहीं थी। मैंने उन्हें बताया, अपने आप कैमरा जैसे बंद हो गया, जैसे किसी शैतानी शक्ति ने उस कैमरे में रिकॉर्डिंग होने नहीं दी। और जब मैं उस कमरे में पहुंचा, मैंने खुद देखा था सोनिया मैडम एक तरफ रो रही थी और राज दत्त जी के सीने पर गोलियों के निशान थे। ये गोलियां सोनिया मैडम ने ही चलाई थी, लेकिन मुझे लगता है ये उन्होंने आत्मरक्षा में चलाई होंगी या उस शैतान ने उनके शरीर में आकर ऐसा किया होगा। हर सबूत को पेश कर दिया गया था, गवाह मैं था। मेरी बातों का बहुत असर हो चुका था और इस केस को कत्ल के केस से आत्मरक्षा के केस में बदला गया। सोनिया मैडम को कोई सज़ा नहीं हुई और वहाँ से उन्हें मुक्त कर दिया गया। मुझे खुशी हुई थी, लेकिन मुझे अब तक ये जवाब नहीं मिला था कि आखिर मुझे वो रिकॉर्डिंग करने के लिए कहा किसने था, जासूसी के लिए कहा किसने था। कोई बता ही नहीं रहा था। 1 महीने बाद मैं सोनिया मैडम से मिला। वो थोड़ा सा गम भुला चुकी थी। राज दत्त जी के प्यार को वो भुलाने सा लगी थी। उन्हें अब भी वो याद आते थे। उस रेस्टोरेंट में बैठी वो टीवी के तरफ देख रही थी, जिस पर एक सैड सॉन्ग चल रहा था। मेरे मन में थोड़ी थोड़ी उदासी आ गई और मैं चलकर जब उनके पास बैठा, उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी। वो मुस्कान शायद मेरे लिए थी। मैंने उनकी जान बचाई थी। हम काफ़ी देर तक बातें करते रहे और मैं उनसे पूछ रहा था, क्या वो आत्मा अब आपको तंग तो नहीं करती? वो कह रही थी, नहीं, पता नहीं क्या हुआ, लेकिन उसने बाद में मुझे तंग नहीं किया। शायद तुमने वो बक्सा वहां पर रख दिया होगा, शायद इसीलिए वो शैतानी आत्मा भी हमेशा के लिए वहां दफन हो गई। मैंने उनसे कहा, भले ही राज दत्त जी इस दुनिया से चले गए हों, लेकिन उनकी जायदाद अब आपकी हो गई है, जो शायद आपकी ही होनी चाहिए थी। आपके पिताजी के पास इतने पैसे थे, लेकिन उन्होंने वो डुबो दिए। उसके बाद जैसे सोनिया मैडम जी के हालात बदल गए, उन्हें जैसे गुस्सा सा आ रहा था। उन्होंने गुस्से में मुझे कहा, उन्होंने पैसे गंवाए नहीं थे, उन्हें फंसाकर डुबोया गया था। किसी ने उनके पैसे लूटे थे और उस दबाव में वो मरे थे। तुम्हें पता है किस उदासी में मेरे पिताजी मरे थे? मैं थोड़ा सा हैरान था। मैंने उनसे कहा, मुझे नहीं पता, मुझे तो ये पता है कि उन्होंने पैसे डुबो दिए थे और आप कर्जदार बन गए थे। सोनिया मैडम कह रही थी, कर्जदार बने नहीं थे, बनाए गए थे। राज दत्त पहले से ही बहुत चालाक था। उसने ऐसे बिजनेस बनाए, वहाँ साइन करवाए कि मेरे पिता की ज़मीन भी अपनी बनाता गया। ज़मीनों को बेचता रहा, पैसे बिजनेस में लगाता रहा, अपने नाम पर लगाता रहा और मेरे पिताजी कंगाल हो गए। हम कंगाल हो गए थे और वो उदासी में मरे थे। जिंदगी की कमाई खत्म हो गई थी उनकी। राज दत्त ने बड़ी चालाकी से सब अपने नाम करवा लिया था। मैं हैरानी में उनसे पूछ रहा था, तो आपने राज दत्त जी से शादी क्यों की? अगर वो इतने बुरे थे, आप उनके प्यार में पड़ी ही कैसे? तो सोनिया मैडम ने कहा, मैं प्यार में नहीं पड़ी, वो प्यार में पड़ा। जब मैं उसके करीब जाती रही तो उसके पास कोई चारा नहीं था। मैंने उनसे कहा, आप उनसे दूर भी हो सकती थी। उन्होंने कहा, नहीं, जो गवाया था वो वापस भी तो लेना था। 6 महीने पहले वो बक्सा उस मिट्टी से नहीं निकला था। वो बक्सा तो मैंने दिल्ली की एक पुरानी मार्केट से लिया था और वो अंगूठी तो 5 साल पुरानी एक तांबे की अंगूठी थी जो हमारे घर में पड़ी रहा करती थी। मैंने उसे उठाया, उसे उस बक्से में डाला और मिट्टी में गाड़ दिया। मैं राज दत्त को 6 महीने पहले वहाँ पर लेकर गई। उस बक्से को हमने निकाला। मैंने उसे समझाया इसमें शैतानी शक्ति हो सकती है। वो उसके दिमाग में चली गई। ये बात उसके दिमाग में रही और मैंने उसे वो नशा देना शुरू किया जो अफ्रीका के जंगलों में उस मकड़ी से निकलता है।
वो शरीर में चला जाए तो हमारा दिमाग खराब होना शुरू हो जाता है, अजीब हरकतें शुरू हो जाती हैं और इंसान पागल होना शुरू हो जाता है। राजदत्त भी ऐसा होता गया और उसके खून में कोई सबूत तक नहीं मिले। तुम्हें पता है उस दिन कमरे में भी क्या हुआ था? वहां वो जान गया था कि मैं उसे वो जहर इन गोलियों में डाल कर दे रही हूं। इसके बाद वो मुझ पर गोली चलाना चाहता था, लेकिन उस पिस्तौल में गोलियां थी ही नहीं, वो तो मेरे पास थी। उसके बाद उस पिस्तौल में मैंने गोलियां डाली। उसका शरीर बहुत कमज़ोर था, वो नशा शरीर कमज़ोर कर देता है। गोलियों से खुद मारा था मैंने उसे। तुम्हें क्या लगता है कोई आत्मा मुझसे ऐसा करवा सकती है, या उसके शरीर में कोई आत्मा हो सकती है? धीरे धीरे तड़पा कर मारा है मैंने उसे। जो उसने मेरे पिता के साथ किया, मैंने भी वैसा ही किया। मैं हैरान था, किसी ने इतना दिमाग लगाकर कत्ल को ऐसा अंजाम दिया था जो किसी के समझ में नहीं आया। मैं ये जान ही नहीं पाया और उसने आखिरकार वो सच भी बता दिया। उसने कहा, तुम्हें वो कॉन्ट्रैक्ट किसने दिया था जानते हो? मैंने दिया था। मैं छिपकर जासूसी करवाना चाहती थी। मैं 30 दिनों के अंदर उसे मारती और ऐसे मारती कि कोई सबूत नहीं बचता और तुम गवाह होते, लेकिन उस दिन उसे पता चल ही गया। वो जान गया कि मैं उसे जहर दे रही हूँ। बस मुझे वो कैमरा ही तो बंद करना था। उस कैमरे को बंद करते ही मैं जानती थी बड़ी आसानी से उसे मार दूंगी और तुम गवाह बनोगे। तुम तो मुझे बचा गए, लेकिन राजदत्त को कोई बचा नहीं पाया। सिर्फ इतनी बातें हुई और वो सोनिया मैडम के चेहरे पर मुस्कान एक कातिल की मुस्कान थी। मैं हैरानी से उस कुर्सी पर बैठा रहा। सोनिया मैडम वहाँ से जा चुकी थी। 1 घंटे तक मैं उस कुर्सी पर बैठा बिल्कुल सन्न था, जैसे किसी ने मेरी आंखों के सामने कत्ल कर दिया हो, और मैं उसे समझ ही नहीं पाया। वहाँ कोई प्रेत था ही नहीं। ये इंसानी दिमाग का कमाल था। किसी से ऐसा बदला लिया गया था कि कोई समझ ही नहीं पाया। मुझे हर सवाल का जवाब मिल गया था, लेकिन इन जवाबों से भी मैं कुछ नहीं कर सकता था। अब मैं सिर्फ वीडियो की फोटोग्राफी करता हूँ। जासूसी करना मैंने छोड़ दिया है। शायद ऐसी चीज़ों में मैं दोबारा फंसना नहीं चाहता।